स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेहतर तो हो गए ही। तो आइए, आपको और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप तो जानते ही हैं। मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अनेक फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं जो अभिक्रिया को स्पीड अप कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। जो अभिक्रिया को स्पीड अप या स्लो डाउन करने वाले कारक हैं ना, आज हम लोग उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन कारकों का नाम लिखेंगे हम। तो जो मुख्य रूप से जो कारक हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, उसमें से पहला है टेम्परेचर। दूसरा जो कारक है वह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद तीसरा जो कारक है वो है सरफेस एरिया। एरिया ऑफ रिएक्टेंट। चौथा जो कारक है वो हम लोग ले लेते हैं कैटलिस्ट। पांचवा जो कारक है वो ले लीजिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और छठा हो गया आपका लाइट, प्रकाश, रोशनी। तो आपके जीवन में रोशनी की कमी न हो, इसके लिए पहले इन जो फैक्टर्स हैं इनका नाम लिखेंगे। और जैसे ही आपने इनका नाम लिख लिया, शुरुआत करेंगे बारी बारी से सबके एक्सप्लेनेशन की। तो आइए बारी बारी से सबकी व्याख्या करते हैं। लेकिन व्याख्या करने से पहले आपको एक छोटा सा थ्योरी, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा थ्योरी याद रखना होगा। वो भी फिजिक्स से है। ये थ्योरी फिजिक्स से कौन सी थ्योरी? तो कॉलिजन थ्योरी है। टक्कर का नाम सुना होगा आपने, कॉलिजन का। टक्कर का जो सिद्धांत है, कॉलिजन का जो थ्योरी है, वो ये कहता है कि प्रतिकारक के अणुओं के बीच जितनी ज्यादा संख्या में प्रभावी टक्कर होगा, अभिक्रिया का वेग उतनी ही ज्यादा होगा। तो पहले मैं इसको लिख दूंगा। टक्कर के सिद्धांत के अनुसार प्रतिकारकों के अणुओं के बीच जितनी अधिक मात्रा में प्रभावी टक्कर होता है, अभिक्रिया उतनी ही तेज गति से होती है। उतने ही तो टक्कर के सिद्धांत आपसे चिल्ला चिल्ला के ये कहता है, थ्योरी ऑफ जो कॉलिजन है, कि प्रतिकारक के अणुओं के बीच में जितनी ज्यादा मात्रा में प्रभावी टक्कर होगी, इफेक्टिव कॉलिजन होगा, उतनी ही ज्यादा तेज गति से अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट्स के नाम और ये एक लाइन थ्योरी लिखिए और फिर टॉपिक बनाइए टेम्परेचर। तब तक तो पहला टॉपिक आपने बना लिया टेम्परेचर। हमें यह देखना है कि ताप किस तरह से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है।
तो इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा चीज आप अपने अनुभव से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको खाना बनाना है तो आंच जितना ज़्यादा तेज करते हैं आपका खाना उतनी जल्दी पकता है। मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। जितना ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा अभिक्रिया का वेग उतनी ही बढ़ेगा। हाँ, एक नोटवर्थी पॉइंट यह है कि ताप में यदि 10 डिग्री सी की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे अरीनेस के सिद्धांत में आगे। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, इस पर जब न्यूमेरिकल सवाल बनाएंगे तो पॉइंट 2 निकल के आता है। पहला, ये ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो मैं लिख देता हूं, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और दूसरा पॉइंट कि ताप में अगर 10 डिग्री सी की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग लगभग 2 गुना हो जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, ताप में यदि कितना का वृद्धि कर दिया जाए, 10 डिग्री सी की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग कितना हो जाता है? अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। तो आपने सीखा कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और आपने दूसरी बात सीखा कि ताप में यदि 10 डिग्री सी की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग जो था उससे कितना हो जाएगा, तो लगभग उसके 2 गुना बढ़ जाएगा। अब कहेंगे कि ये सर ये तो सारी बातें हम जानते थे पहले से, इसमें तो कोई नई बात नहीं। तो नई बात मैं आपको अब बताता हूं। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है? तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कॉलिजन थ्योरी। कैसे बढ़ता है ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग? तो देखिए होता क्या है, इसको पहले इस चित्र की सहायता से समझते हैं। यह कोई आपके पास एक पात्र है और इसमें कोई द्रव या कुछ भी लिया गया और इसमें कोई चीज़ घोल दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई विशेष वस्तु मैं बोलूँ, ये मिट्टी, चीनी, पानी कुछ भी हो सकता है। अब आपने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया। तो जब गर्म करना शुरू किया तो क्या हुआ, इससे ज़रा इसको समझिए। जब गर्म करेंगे तो ये जो हीट, जो टेम्परेचर है वो उसको ये उष्मा के रूप में अवशोषित करेगा। जब उष्मा के रूप में जब अवशोषित करेगा तो जो उसके अणु हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से क्या होगा, आपसी टक्कर बढ़ जाएगा। और फिर बात वही आ गई कि टक्कर बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ से? हम यहाँ से सीख रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, अणु उष्मा अवशोषित करते हैं। अणु उष्मा अवशोषित करते हैं। जब अणु उष्मा अवशोषित करेंगे तो क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये दनादन आगे बढ़ेंगे। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जाहिर सा है कि जब आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आप घर में बैठेंगे, अणु गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, तो आपसी टक्कर बढ़ जाता है। आपसी टक्कर
बढ़ जाता है। और भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा, आपसी टक्कर बढ़ने से क्या हो जाता है? तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। फलस्वरूप अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। गति बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उस ताप को ये अणु अवशोषित करेंगे और इस अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये गति करना शुरू करेंगे इधर उधर बेचैनी में, और जब बेचैनी में जब गति करेंगे तो आपस में टकराएंगे, इधर से उधर, इधर से उधर टकराएंगे, तो जाहिर सा कुछ तो होगा ना, और टकराएंगे तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। तो आपने याद रखा कि ताप बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, ताप में 10 डिग्री से वृद्धि कर देंगे तो वेग लगभग 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। और इसे आप नोट करें, फिर देखते हैं अगला टॉपिक। तो आइए जो दूसरा बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं, और दूसरा बिंदु हमारे लिए सांद्रता। हम आपको पहले ही बता चुके हैं सांद्रता के बारे में कि सांद्रता का मतलब विलयन की गाढ़ापन से लगाना है। जितना ज्यादा विलयन उतनी ही गाढ़ा विलयन। तो कुछ भी लिखने से पहले जरा यहां देखिए, विचार करिए। आइए, विचार तो करते ही हैं आप। 2 हमने कंटेनर लिया, और दोनों कंटेनर में सपोज करिए, मान लीजिए ये जल है, जल ही जीवन है, ये वही जल है जिसको हम लोग कहते हैं जीवन है। अब इसमें क्या किया आपने, कुछ विलेय मिला दिया इस तरह से, और इसमें भी विलेय मिलाया, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में विलेय मिलाया। जब मात्रा हो गई, विलेय की संख्या हो गई ज्यादा, अब बताइए विद्यार्थियों, होशियार विद्यार्थियों, कि दोनों, मान लीजिए कि ये जो विलेय के कण हैं, पार्टिकल्स ऑफ जो सॉल्यूट हैं, सपोज कीजिए आपस में टकराते हैं, तो टक्कर की संख्या ज्यादा किस में होगी? निश्चित रूप से अगर ये सेकंड है और अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड में टक्कर ज्यादा होगी, और टक्कर ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। तो अगर मैं सांद्रता की दृष्टि से देखूं तो आप कहेंगे कि ये क्या है, लेस कंसंट्रेशन है और ये मोर कंसंट्रेशन है। तो ये कम सांद्रता है, निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता है, और यह उच्च सांद्रता। तो आपने बिना हमारे बताए निष्कर्ष निकाल लिया, सांद्रता बढ़ाएंगे तो अणुओं का आपसी टक्कर बढ़ेगा, और अणुओं का जब आपसी टक्कर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो पॉइंट क्या निकल के सामने आता है हमारे लिए, वो ये आता है कि प्रतिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। प्रतिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और कारण क्या है? तो अभी आपको कारण दिख रहा है, मैं कारण लिख देता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये न कहे कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो किसी से कम कंसेप्ट है आपके पास। आप भी उच्च जो देश के जो कंपटीशन है उसको निकालने की क्षमता रखते हैं, इतना हम आपको कंसेप्ट देना चाहते हैं। तो कारण यह है कि सांद्रता बढ़ाने पे अणुओं के बीच का आपसी टक्कर बढ़ता है, और टक्कर बढ़ने से, समझ गए आप, सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं के बीच का आपसी टक्कर बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप
अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बहुत सिंपल है। तो आइए, तो आप इसे नोट कर लें और फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जल्दी से नोट करिए। तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये पॉइंट के क्रम पे नहीं जाना है कि कौन पहले क्रम कौन दूसरे क्रम पे, हमें इसे कंसेप्ट को समझने हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, प्रतिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना है। जो प्रतिकारक होते हैं ना, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। बस एक लाइन याद, सिर्फ एक लाइन, प्रतिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। लेकिन इसके पीछे इस लाइन पर आधारित बहुत सारे जो दैनिक जीवन में जो उपयोग है, जरा उस पर विचार डालते हैं। आपने देखा होगा कि कोयले के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन्हें जलाने के लिए पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। उसके पीछे यही लाइन काम करता है। लकड़ी के मोटे मोटे जो गुटके होते हैं, उन्हें जलाने से पहले छोटे छोटे गुटकों में और पतले पतले जो टुकड़े होते हैं उसमें उसको फाड़ दिया जाता है। क्यों? तो प्रतिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल ही उसका कारण है। आलू, बड़ा बड़ा आलू है, अगर उबालना है उसको काट देते हैं। सब्जी बनाना और पतला पतला काटते हैं। जल्दी में सब्जी बनाना है और पतला पतला काटते हैं। सवाल है पतला काटने से सब्जी क्यों जल्दी बना? आपको समझना होगा कि अगर गुड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया जाए, पानी में जल्दी घोलना है तो रूल कहते हैं पहले उसको तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर पानी में डालो, दे दनादन घुलेगा। बड़ा टुकड़ा डाल दोगे जल्दी नहीं घुलेगा। तो सवाल आखिर कौन से ऐसे थ्योरी है कि बड़ा टुकड़ा देरी से घुलेगा और उसी का छोटा टुकड़ा कर दोगे तो जल्दी घुलेगा? तो आइए समझते हैं कि आलू को जितना ही पतला काटेंगे वो जल्दी पकेगा क्यों। तो आपको जानना होगा पहले कि पदार्थ को जितना ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उतना ही बढ़ता है। कैसे? तो यहां पर देखिए, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ये इतना बड़ा ये टुकड़ा है, मान लीजिए किसी चीज का, ये मुझे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से टोटल ये लंबाई मान लीजिए कि एल है, इसकी जो लंबाई है वो एल है, और ये जो मोटाई है मान लीजिए कि ए है। तो अब क्या करते हैं, इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हालांकि ये त्रिविमीय है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब है, लेकिन चूंकि मुझे आपको समझाना है तो इसीलिए आपको इस तरह से समझा रहा हूं। इसको दो टुकड़ों में आपने कर दिया, थोड़ा पतला हो गया यार, बना लेना सही सही। अब जब दो टुकड़ों में काट दिए तो अगर ये मान लीजिए कि L1 हुआ और ये L2 हुआ, तो अभी भी आप समझ रहे हैं कि L1 प्लस L2 L ही के बराबर है ना। तो ये पूरी जो लंबाई है ये तो वही रह गई। अब देखिए कुछ नया यहां पर पृष्ठ उत्पन्न हो गया, ये तो नहीं ना था पहले। तो जब दो टुकड़ों में काटे, अब जब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इसका और इसका निकाल के जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दो नए सतह और उत्पन्न हो गए। मान लीजिए इसको और टुकड़ों में तोड़ दिया हम लोगों ने, इसको भी दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब देखिए, अगर ये मान लीजिए कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इक्वल टू अभी भी कितने हैं? L है। ये जो पुराने सतह हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, वो यहाँ भी थे, यहाँ भी हैं, यहाँ भी थे, यहाँ पर। लेकिन अगर कुछ नया हुआ तो ये सतह तो नया आ गया ना, पहले नहीं था। जब ये नया नया आया है तो नया नया इस क्षेत्रफल में ये जो उसमें जुड़ जाएगा। तो हर बार हर टुकड़े में नया, जैसे चौक है, हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, आहा कुर्बानी दे दी चौक की हमने। तो ये जो नया सतह तो उत्पन्न हुआ ना, तो पहले तो आप इसको जब ऐसे था तो आप नहीं माप रहे थे इसको, तो जब दो टुकड़े में आया तो आप इसको भी मापे। जब इसको हमने और तोड़ दिया तो अब देखिए नया सतह कितना, एक नया सतह, 2,
3 और ये 4 गुना नया सतह उत्पन्न हो गया। तो हर बार जितना तोड़ोगे नया सतह उत्पन्न होगा, जितना पीस काटोगे उतनी ही नया सतह उत्पन्न हो जाएंगे, और उसको भी अब तो मापना पड़ेगा, और इस तरह से कुल जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। और रूल कहता है, आपका विज्ञान कहता है आपसे चिल्ला चिल्ला करके कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कोयले को आपने तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, वो दहन की क्रिया बढ़ गई। आपको आलू पकाना था, आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, उसके पकने की जो क्रिया थी वो बढ़ गई। इसका मतलब अगर आपको भात बनाना, चावल बनाना है तो चावल को पीस दो, छोटा छोटा हो गया, अब जल्दी से भात बनेगा। मुझे नहीं पता वो भात बनेगा कि वो क्या बनेगा, लेकिन वो जल्दी पकेगा, ये तो कंफर्म है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, और लाइन ये है, प्रतिकारक की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है। प्रतिकारक की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है। अब है एक लाइन और लिख देते हैं कि जितनी ही प्रतिकारक को छोटे छोटे महीन टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पृष्ठ जो होता है आई एम वेरी सॉरी, सांद्रता के पदों में हमने लिख दिया। प्रतिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना था, प्रतिकारक की पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रतिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता। अब लिखेंगे प्रतिकारक को जितने ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रतिकारक को जितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िएगा उतना ही उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जितना पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप इसे नोट करिए और वो गाना याद करते हुए कि मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तुम भी वहाँ टुकड़ों में जी रहे हो, तो उतारिए। मुझे गाना वैसे आता नहीं है। उत्प्रेरक, स्टूडेंट्स आप लोगों ने कैटलिस्ट का नाम, उत्प्रेरक का नाम तो बचपन में ही सुन रखा है। कैटलिस्ट की जो डेफिनेशन दी जाती है वो ये है कि वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना शामिल हुए, बिना खर्च हुए अभिक्रिया के वेग को बदल दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैटलिस्ट कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्प्रेरक पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, इसके मैकेनिज्म पे कैसे कार्य करता है। यहाँ पर बस 1-2 लाइन, यहाँ पर पूरा उत्प्रेरक के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन डेफिनेशन लिख देता हूँ। वह पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना शामिल हुए, अभिक्रिया में बिना भाग लिए, मतलब भाग तो लेता है लेकिन खर्च नहीं होता, बिना खर्च हुए अभिक्रिया के वेग को बदल देता है, उत्प्रेरक कहलाता है।
वह पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना खर्च हुए, बिल्कुल खर्च नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, 100 ग्राम उत्प्रेरक आपने डाल दिया, अभिक्रिया पूर्ण हो गई और 100 ग्राम उत्प्रेरक आपका बाहर हो जाता है। हाँ, रंग में आकार में बदलाव हो सकता है। तो बिना खर्च हुए अभिक्रिया के वेग जो होते हैं ना, स्पीड होते हैं, उनको बदल देता है। आपको ये जानना होगा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को जनरली बढ़ा देते हैं। तो एक पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, उत्प्रेरक प्रायः अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं भाई, बढ़ा देते हैं। अब आपको जैसा भी मैंने बताया कि इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में गए और आपने किसी जगह पर जाने के लिए आप सोच रहे हैं, तब तक आपका जान पहचान का मित्र है और बोला कि यार उधर कहाँ जा रहे हो, रास्ता तो इधर से भी निकल के चला जाता है। उत्प्रेरक ने यही करता है। जैसे अगर ये रिएक्टेंट है मान लीजिए, और इस रास्ते से हो करके ये प्रोडक्ट पर पहुंचता है, तो उत्प्रेरक जब आएगा ना, तो उत्प्रेरक कहता है यार उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा रिएक्टेंट पे ही रहेगा, तुम ही हो, और जहाँ जाना देखना चाहते वही रहेगा। बस जगह हुआ क्या करता है, वो मंजिल रास्ता को छोटा कर देता है। तो ये एक रिएक्शन हुआ विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और जब उत्प्रेरक एक नया रास्ता सुझा देता है ना, तो ये क्या करता है, ये हो गया विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। तो आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए, ये पाथ ऑफ रिएक्शन हो गया कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो अभिक्रिया के रास्ते को छोटा कर देते हैं, पाथ ऑफ रिएक्शन को छोटा कर देते हैं, जैसे अभिक्रिया वही रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट है, और लेकिन वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो एक लाइन तो बनता ही है, बाद में देखा जाएगा इसके बारे में। उत्प्रेरक अभिक्रिया के पथ को छोटा कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया क्या होती है, जल्दी हो जाती है, कम समय में हो जाता है, अभिक्रिया जल्दी होता है, जल्दी होता है। जल्दी होने का मतलब कि स्पीड अप हो जाता है। जाहिर से है, अगर यहाँ से यहाँ जाने पे 15 मिनट टाइम लगा, तो छोटा रास्ता 10 मिनट में तय कर लिया आपने, और ये काम किसने करवाया, उत्प्रेरक ने। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को स्पीड अप कर दिया, मतलब जल्दी पहुंचा दिया आपके मंजिल पर। और क्या किया, कुछ नहीं किया, कि रास्ता बदल दिया। तो आप इसको नोट करें और फिर आगे बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, प्रतिकारक की प्रकृति। जो प्रतिकारक होते हैं ना, रिएक्टेंट होते हैं, उसके नेचर भी अभिक्रिया के दर को, स्पीड को प्रभावित कर देता है। इसे समझने के लिए पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। संभवतः इस एग्जाम्पल को सब लोग न समझ पाएँ, लेकिन जिन्होंने कभी अपने किचन में अपनी माँ चाची जो भी घर में खाना बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, वे अगर गए हैं कभी किचन में, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण है समझ जाने के लिए। बाकी लोग के लिए मैं दूसरा उदाहरण दूंगा ही दूंगा। तो आपने क्या, ये खाना बन रहा है, ठीक है, ये जल गया चूल्हा, आज आप खाने वाले हैं, कुछ तो खाने वाले हैं। अब ये गैस है, यहाँ पर भी ये जल गया चूल्हा, और अब क्या खाने वाले हैं मैं बताता हूँ। ये पक क्या रहा है, पर ये तो आपको बता दें, ये दाल बन रहा है। एक्चुअली दाल पसंद है आप लोगों को। इसमें दाल है, चना का दाल है, चना का दाल, खड़ा दाल डाला दिया गया, चना शब्द होता है कि चना का दाल है। और इसमें जो है मान लीजिए कि मसूर का दाल है, मसूर का दाल। तो जो लोग थोड़े बहुत किचन से वास्ता रखते हैं, बराबर मात्रा में चना का दाल, बराबर मात्रा में मसूर का दाल लिया गया और इन्हें पकने के लिए बराबर आंच पे छोड़ दिया गया,
तो आप में से तुरंत लोग समझ गए कि पहले कौन पकेगा, पहले मसूर का दाल पक जाएगा अगर इसको आपने ओपन जो है बर्तन में आपने रखा हुआ इस तरह से। तो सवाल है कि ये पहले क्यों पका, दोनों को तो एक ही साथ शुरू किया हमने, बराबर मात्रा लिया, बराबर पानी लिया, क्योंकि मसूर के दाल के अणुओं के बीच का जो बंधन था वो कमजोर था, इसलिए वो जल्दी टूटा और प्रतिफल में जल्दी बदला। इसके अणुओं के बीच का बंधन मजबूत था, इसलिए देरी से टूटेगा और देरी से प्रतिफल के रूप में बदलेगा। इसका मतलब कि प्रतिकारक के अणुओं के बीच का जो बंधन है वो जितना ही स्ट्रांग है उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लगेगी और वो अभिक्रिया उतनी ही धीमे गति से होगा। और अगर प्रतिकारक के अणुओं के बीच में बंधन जितना ही दुर्बल है वो उतनी ही जल्दी टूटेगा और वो उतना ही क्या होगा, तो जल्दी अभिक्रिया करेगा। अगर आप एक मिट्टी ले लीजिए, यहां पर देखिए, आप फिर एक 2 पात्र लीजिए और बराबर मात्रा में पानी ले लीजिए। आप इसमें एक इतना बड़ा मिट्टी का टुकड़ा डाल दीजिए और इसमें इतना बड़ा वो गुड़ का बराबर, यह है गुड़, गुड़ हो गया और ये हो गया मिट्टी, और दोनों को पानी में गलने के लिए छोड़ दीजिए। तो जानते हो दोस्त, मिट्टी, अब मिट्टी का मतलब पथरीला मिट्टी मत समझिए, लिखना मिट्टी माने साधारण जहां पे खेती होती है। तो ये जो मिट्टी है पहले गल जाएगा। फिर वही क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये पहले क्यों गलेगा? इसलिए क्योंकि मिट्टी के एक अणु और दूसरे अणु के बीच जो बल था वो दुर्बल था, कमजोर था तो जल्दी टूटा। इसके अणु के बीच का बंधन मजबूत है तो देरी से टूटेगा। तो हम समझ गए कि प्रतिकारक के अणुओं के बीच का जो बल है जितना ही दुर्बल होगा अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी। तो मैं लिख देता हूं, प्रतिकारकों के अणुओं के बीच का बल, जिसको हम लोग अंतर आणविक बल कहते हैं, इंटर मोलिकुलर फोर्स कहते हैं, इंटर मोलिकुलर फोर्स, प्रतिकारक अणुओं के बीच का बल जितना ही दुर्बल होता है, जितना ही दुर्बल माने कमजोर, वीक, दुर्बल होता है, उतना ही आसानी से वह टूट जाता है और अभिक्रिया जल्दी होती है, अभिक्रिया जल्दी होती है। जल्दी होने का मतलब फास्ट होती है, जल्दी होने का मतलब फास्ट। इसका मतलब कि बीच का जो बल है इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ही स्ट्रांग होगा अभिक्रिया उतनी ही स्लो होगी। आइए एक उदाहरण देखते हैं, बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा एग्जाम्पल है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइए तो ये बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर देते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चूंकि कंपैरिजन करेंगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहां भी बैलेंस कर दिए। देखिए देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, दोनों एकदम सेम टू सेम, ये भी गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सब गैस। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं जी 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 जी, इतना जी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेंगे। अब देखिए एक्सपेरिमेंट कहता है कि ये फास्ट है और ये स्लो है, बट व्हाई? सेम तो दिख रहा है, ये फास्ट क्यों हुआ? तो फिर वही रीजन, इसका मतलब कि NO के अणुओं के बीच जो बल लगा वो बल दुर्बल था, किसके तुलना में? इस कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु के बीच में। ये अणु, इसके बीच का जो बल है मजबूत है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। डिस्टर्बेंस के लिए खेद है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा था कि ये स्लो और ये फास्ट क्यों है,
और इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुओं के बीच का अंतराण्विक बल क्या है, प्रबल है, मजबूत है, स्ट्रांग है, तो जल्दी नहीं टूटेगा। और जब जल्दी नहीं टूटेगा तो फिर नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि प्रतिकारक पहले टूटते हैं। प्रतिकारक के अणुओं के बीच का जो बंध, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं। प्रतिकारक के अणुओं के बीच का जो बंधन होता है वो पहले टूटता है और फिर नए बंधन का निर्माण होता है। तो अगर ये बंधन ही मजबूत हुआ तो टूटेगा नहीं जल्दी, और जल्दी जब टूटेगा नहीं तो नया बंधन जल्दी बनेगा नहीं। और ये इसका मतलब कि इसके बंधन जो है उसकी मजबूती इसके तुलना में कमजोर है नाइट्रिक ऑक्साइड का, इसलिए जल्दी टूटा जल्दी बना। तो आप इसे नोट करेंगे और बस एक लाइन यही लिखना है कि प्रतिकारक के अणुओं के बीच का बल जितना मजबूत होगा बंधन उतनी ही आसानी से वो क्या होगा, मजबूत होगा, तो देरी से टूटेगा और अभिक्रिया का दर कमजोर होगा, माने कम होगा। आप इसे नोट करें और फिर लास्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आइए आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट लाइट है, प्रकाश है। यह जानना चाहते हैं कि जो प्रकाश है अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करता है। तो बस फिर एक छोटा सा 1-2 लाइन याद रखिएगा। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। अगर प्रकाश न दिया जाए तो अभिक्रिया वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, संपन्न नहीं होगा। और वैसी अभिक्रियाओं को प्रकाश रसायन अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश के उपस्थिति में ही संभव होती है। संभव होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को? फोटोकेमिकल। आप जानते हो ना, फोटो का मतलब लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब अंजोरिया, अंजोर। तो फोटो का मतलब लाइट, जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। अगर प्रकाश न दें तो अभिक्रिया ही न हो, और ऐसी अभिक्रियाओं को फोटोकेमिकल, प्रकाश रसायन अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी में प्रकाश रसायन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लीजिए एक, यहां पर देखिए आपने क्या किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक कमरा है, रूम है, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपने रख दिया है, चारों तरफ से कैमरा को आपने बंद कर रखा है, और बंद करने के बाद आप देख रहे हैं नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। माने समझ जाइए कि वही है बात, हम तुम एक कमरे में बंद हो, कोई यहां पर अभिक्रिया नहीं है। हाइड्रोजन क्लोरीन को आपने अंधेरे में रख दिया। लेकिन जरा सोचिए, ये है सन, ये सूरज की रोशनी है, और यहां से रोशनी चली और यहां पर इस घर में खिड़की है, उस खिड़की को क्या किया गया कि खोल दिया गया, और इसमें रोशनी जो है प्रवेश कर गई। अब जैसे ही रोशनी इसमें प्रवेश करती है तुरंत क्या होता है कि ये H2 जो है ना Cl2 से अभिक्रिया करेगा। अब तो लाइट मिल गया ना, और ये 2HCl बना देगा तुरंत।
माने इस अंधेरे आप इस रूम में क्या करिए, क्लोरीन और एक छोर पे क्लोरीन और दूसरे छोर पे आप हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, रूम बंद कर दीजिए, बिल्कुल कोई उसमें सुगबुगाहट नहीं, किसी तरह की कोई हलचल नहीं, थोड़ी सी भी रोशनी मिली दौड़ के गले मिलेगा और ये अभिक्रिया करके बना लेगा HCl। तो ये तो प्रकाश की उपस्थिति में हुआ ना, लाइट तो इसको मिला तभी हुआ, अगर लाइट नहीं मिलता तो अभिक्रिया नहीं होती। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एक यहां उदाहरण लिख रहा हूं, ये देखिए, ये है मेथेन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कराइए। अगर आप यहां पर डार्क कर दें, यहां पर भी लिख देता हूं डार्क, तो यहां पर लिखना होगा नो प्रोडक्ट नो रिएक्शन। आप समझ रहे हो मेरी बात? अंधेरा कर दीजिएगा, कोई अभिक्रिया नहीं, लेकिन आप लाइट दे दीजिए और फिर देखिए इनका तमाशा जरा, ये लाइट मिला, बस क्या पूछने हैं, ये प्रोडक्ट बनाएंगे दे दनादन, HCl बन गया। तो ये तो अभिक्रिया लाइट की उपस्थिति में हुआ ना, और इसीलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन का ये उदाहरण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अभिक्रिया हैं जो लाइट की उपस्थिति में। आपको याद है प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में जमीन से पानी लेकर पेड़ क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उनको रोशनी नहीं मिलेगी तो भोजन बनाएंगे क्या? तो जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो भी लाइट की उपस्थिति में होता है, वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? फोटोकेमिकल रिएक्शन का उदाहरण हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस उम्मीद के साथ कि विक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को आपने समझा होगा। कहीं पर कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या समस्या हो रही है, आपको बेहतर बनाने के लिए और मैं क्या कर सकता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।